हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ डे 1 ऑफ ऐसे राइटिंग। और आज हम ऐसे राइटिंग के लिए क्रोनोलॉजिकल बेस्ड अप्रोच का यूज़ करेंगे। वैसे मैं ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी थी अपने चैनल पे, बट उस वीडियो में प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे जो मैंने पीडीएफ बनाई थी वो मैंने अपनी नोटबुक से बनाई थी। जो मैंने ऐसे लिखा हुआ था नोटबुक में उसी की पीडीएफ बना के और फिर मैंने डिस्कशन किया था। बट उसमें दिक्कत ये थी कि सेंटेंसेस मेरे को ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे, तो मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और इसलिए मैंने इसको वर्ड में पेस्ट करके ना और फिर दोबारा से मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। तो क्रोनोलॉजिकल बेस्ड अप्रोच का मतलब है कि हम डिफरेंट डिफरेंट क्रोनोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे अपने एसे की बॉडी के लिए, जैसे कि इंडिविजुअल, देन हम फैमिली पे जाएंगे, देन हम पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे, देन हम सोसाइटी पे जाएंगे, फिर हम नेशन और इंटरनेशनल लेवल। ये सभी क्रोनोलॉजीज़ का हम लोग यूज करेंगे। अब ये तो हो गई जो मेन डायमेंशन है वो। और हर एक डायमेंशन के लिए हम 1 से 1.5 पेजेस लिखेंगे, लेकिन उस पेज में हमें क्या लिखना है तो वो हमारे एस्से की जो डिमांड है उस पर डिपेंड करता है। जैसे हमारा एस्से है, नियरली ऑल मैन कैन विदस्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर, कि अप्रोक्स सभी लोग एडवर्सिटी को फेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी पर्सन का कैरेक्टर टेस्ट करना है तो आप उसको पावर दे दीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है कि जैसे हमारे जो ईच जो क्रोनोलॉजी है, जैसे इंडिविजुअल लेवल वाली, तो वहाँ पे मैंने दिखाया कि कैसे सभी लोग एडवर्सिटी फेस करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। और उस एडवर्सिटी को फेस करने के लिए उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है या फिर इन वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट होती है। फिर मैंने एक एग्जांपल लिखा है नेक्स्ट पैरा में, और फिर मैंने बताया कि कैसे आप पावर के मिसयूज से बच सकते हो। तो बेसिकली 3 पैराज में मैं एक क्रोनोलॉजी के लिए लिखूंगी। जैसे यहाँ पे मेरे को इंडिविजुअल के लिए लिखना है, तो फर्स्ट पैरा में मैं बताऊंगी कि अप्रोक्स सभी लोगों को एडवर्सिटी फेस करनी पड़ती है, और इस एडवर्सिटी के लिए वो लोग जो कुछ एथिकल वैल्यूज़ है उनकी हेल्प ले सकते हैं। फिर दूसरे पैरा में मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगी कि कैसे पावर का मिसयूज़ भी किया जा सकता है या फिर उसका प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जा सकता है। और थर्ड पैरा के अंदर मैं ये बताऊंगी कि पावर के मिसयूज से कैसे बचा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। मैंने स्टार्ट किया एक हाइपोथेटिकल एनेक्डोट से। तो इंट्रो में मैंने हाइपोथेटिकल एनेक्डोट लिखा है कि एक फादर है, वो अपने 2 बेटों के साथ डिनर कर रहा होता है, और वो उनसे पूछता है कि अगर मैं तुम लोगों को पावर दूँ तो तुम लोग उसका क्या यूज़ करोगे। तो उसका जो पहला बेटा वो रिप्लाई करता है कि मैं इमेजरेबल वेल्थ जनरेट करूँगा, ताकि मेरी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको वो हैप्पीली लिव कर सकें। लेकिन जो दूसरा बेटा वो रिप्लाई करता है कि मैं इस पावर का यूज़ करूँगा टू रिमूव ऑल द सफरिंग्स। तो जो फॉर्मर सन है उसका रिप्लाई बेस्ड था एथिकल ईगोइज्म पे, और जो लेटर सन है उसका रिप्लाई बेस्ड था एथिकल अल्ट्रुइज्म पे बेस्ड। फिर मैंने लिखा है कि बहुत सारे लोग हैं वो डेवलप कर लेते हैं रेजिलियंस टफ सिचुएशंस में, लेकिन जो पावर है, जब किसी पर्सन को पावर मिलती है तो वो एक्सपोज करती है उसका ट्रू नेचर। और यहाँ पे मेरा फर्स्ट पेज एंड होता है। सेकंड पेज पे फिर मैंने इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट किया है कि इंडिविजुअल लेवल पे एडवर्सिटी एक कॉमन एक्सपीरियंस है जिसको कि मोस्टली पीपल फेस करते हैं और रेजिलियंस डेवलप कर लेते हैं इस प्रोसेस में। लेकिन जो पावर है वो किसी भी पर्सन की इंटीग्रिटी, एम्पैथी और वैल्यूज इन सभी को टेस्ट करती है, शो करती है कि क्या वो जो इंडिविजुअल है वो अपनी पावर्स का सोसाइटल गुड के लिए यूज़ करता है या फिर अपने पर्सनल गेन के लिए यूज़ करता है। देन मैंने नेक्स्ट पैरा में हिटलर का एग्जांपल लिखा है कि उसको भी वो भी एडवर्सिटी से ही राइज हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वार 1। बट जब उसको पावर मिली तो उसने अपनी लीडरशिप का गलत तरीके से यूज किया फॉर एग्जांपल डिवेस्टेटिंग कंसिक्वेंसेज फॉर मिलियंस, कि उसने बहुत सारे लोगों की जान ली थी। और ये शो करता है कि कैसे अनचेक्ड पावर जो है वो करप्ट कर सकती है और मैग्नीफाई कर सकती है आपकी नेगेटिव ट्रेट्स को। फिर मैंने बताया कि आप मिसयूज ऑफ पावर से कैसे बच सकते हो। तो इंडिविजुअल को प्रैक्टिस करना चाहिए सेल्फ अवेयरनेस, ह्यूमिलिटी और एथिकल डिसीजन मेकिंग, ताकि वो करप्शन से बच सके और प्रमोट कर सके पॉजिटिव लीडरशिप। यहाँ पे मेरा सेकंड वाला पेज एंड होता है और हमारी जो फर्स्ट क्रोनोलॉजी थी इंडिविजुअल को लेके वो भी एंड होती है। देन हम आते हैं फैमिली वाली क्रोनोलॉजी पे। तो फैमिली रिलेशनशिप भी में भी काफ़ी बार एडवर्सिटी आती है। तो जब भी एडवर्सिटी आती है किसी भी फैमिली पे तो वो मेंबर्स को साथ लेके आती है, री इन्फोर्सिंग द बॉन्ड्स। लेकिन जो ट्रू टेस्ट एक फैमिली की हार्मनी का वो तब पता चलता है जब
फैमिली में से ही किसी एक मेंबर को सिग्निफिकेंट पावर मिल जाती है। तो जब उस पर्सन को सिग्निफिकेंट पावर मिलती है तो या तो वो फैमिली की यूनिटी को स्ट्रेंथन कर सकता है या फिर डिसफंक्शन कर सकता है। फिर मैंने एग्जांपल लिखा है महाभारत का, जहाँ पे कौरव जो थे उन्होंने पांडवों को ह्यूमिलेट किया था और द्रौपदी को भी। फिर ये हुआ कि सभी पांडव ब्रदर यूनाइट हुए और उन्होंने कौरव जो थे उनके अगेंस्ट वॉर छेड़ दिया था, जैसे कि महाभारत युद्ध हुआ था। तो जो पांडव की जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ थी, मोरल कन्विक्शन और जो उनका अनवेवरिंग रेजिलियंस था, उसकी वजह से वो कौरवों को हरा पाए। और फिर मैंने बताया कि कैसे एक फैमिली के अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ओपन कम्युनिकेशन की जो है वो की है टू मेंटेन बैलेंस, जहाँ पे अगर एक मेंबर अटेन कर लेता है या फिर अज्यूम कर लेता है लीडरशिप रोल। तो यहाँ पे मैंने फैमिली वाला जो क्रोनोलॉजी है वो डिस्कस किया है कि कैसे ईच फैमिली को एडवर्सिटी फेस करनी पड़ती है और जब पावर मिल जाती है तो फिर कैसे जो फैमिली के जो सर्कमस्टांसेज हैं वो चेंज होते हैं। फिर मैंने महाभारत का एग्जांपल लिखा और लास्ट में मैंने बताया कि अगर किसी एक पर्सन को फैमिली में से किसी एक पर्सन को पावर मिल जाती है तो फिर आप उस सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हो। अब हम हमारे नेक्स्ट क्रोनोलॉजी पे आते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि ऑर्गेनाइजेशन को भी फेस करनी पड़ती है एडवर्सिटी रेगुलरली और उनको रिक्वायरमेंट होती है अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस की। हाउएवर जो ट्रू टेस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और लीडरशिप का वो तब पता चलता है जब वो ग्रो करती है और उसको इन्फ्लुएंस मिलने लग जाता है। जैसे ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी का यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव एग्जांपल लिखा है। तो ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इन्वेस्टर्स के फंड का गलत तरीके से यूज़ किया था। उन्होंने इन्वेस्टर्स ने अपना जो भी पैसा इन्वेस्ट किया था इस कंपनी के अंदर, तो इस कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने क्या किया कि अपने लिए घर खरीद लिए और अदर पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने वो पैसे यूज़ कर लिए। तो ये रिफ्लेक्ट करता है लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ एंड लीडरशिप रोल्स। फिर मैंने एक पॉजिटिव एग्जांपल लिखा है इंदौर सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, जिसको कि एक टाइम था जब उसको डर्टीएस्ट सिटीज़ में गिना जाता था कंट्री के। और लेकिन उसके बाद इस कॉरपोरेशन ने बहुत अच्छा काम किया और पिछले 7 से 8 सालों से लगातार क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड इसको मिल रहा है। फिर मैंने बताया कि कैसे इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने टायरलेसली काम किया, प्रायोरिटाइज किया इसने सिटीजन सेंट्रिसिटी को और पब्लिक पार्टिसिपेशन को टू इम्प्रूव इट्स इमेज, और ये शो करता है पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एथिकल गवर्नेंस। फिर मैंने बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको फोस्टर करना चाहिए एथिकल लीडरशिप और क्रिएट करना चाहिए ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी टू ड्राइव ग्रोथ एंड इनोवेशन रेदर देन क्रीड एंड करप्शन। तो ऑर्गेनाइजेशन वाला पैरा भी यहाँ पे एंड होता है। इसके लिए मैंने 5 पैराज लिखे थे जो कि ऑलमोस्ट 2 पेजेस में जाते हैं मेरे। तो हमारी 4 क्रोनोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हमारी 5वीं क्रोनोलॉजी पे आते हैं जो कि है सोसाइटी। तो सोसाइटी को भी काफ़ी बार एडवर्सिटी फेस करना पड़ता है, लेकिन जो एडवर्सिटी है वो यूनाइट कर सकती है इसके लोगों को अराउंड शेयर्ड गोल्स क्रिएटिंग सॉलिडेरिटी। लेकिन जब सोसाइटी में ही कोई एक ग्रुप है जिसको कि डिसप्रपोर्शनेट पावर मिल जाती है तो जो सोसाइटी की जो इंटीग्रिटी है वो टेस्ट की जाती है उसके ट्रू कैरेक्टर और वैल्यूज़ के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे साउथ अफ्रीका का जो ब्लैक एंड वाइट रेस में जो प्रॉब्लम हुई थी उसका एग्जांपल लिखा है कि जो वाइट माइनॉरिटी है उसको पावर मिल गई थी, तो उसने रिवील किया, ये इस चीज़ ने रिवील किया कि एक सोसाइटी कैसे डीपली डिवाइडेड है बाय रेस एंड इनइक्वालिटी। वहीं दूसरी तरफ मैंने एक पॉजिटिव एग्जांपल लिखा है इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम का, जब इंडिया में रहने वाले लोग जो कि डिवाइडेड है, ऑब्वियसली दलित क्लास में उस टाइम पे डिवाइडेड थे और अपर क्लासेस में, तो उन्होंने कलेक्टिवली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया था। और ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करती है कलेक्टिव स्ट्रेंथ और अनवेवरिंग रेजिलियंस ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। फिर मैंने बताया कि एक जो फेयर और जस्ट सोसाइटी है उसको रिक्वायरमेंट होती है चेक्स और बैलेंसेस की ऑन पावर, और इक्वालिटी, जस्टिस और इंक्लूजन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए एक सोसाइटी के अंदर, और ये इंश्योर करना चाहिए कि जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है फेयरली और जो सभी सिटीजन्स हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड उनको ट्रीट किया जाता है डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ। तो यहाँ पे मेरा सोसाइटी वाला जो क्रोनोलॉजी है वो एंड होती है और 6 पेजेस फिल हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट आती हूँ एक कंट्री पे कि जो एडवर्सिटी है वो एक कंट्री को यूनाइट भी कर सकती है, बट जो उसका कैरेक्टर है वो रिवील होता है जब वो ग्लोबल पावर अटेन कर लेती है। एक कंट्री की जो ट्रू नेचर है वो कब सामने आती है, जब वो एक्सरसाइज करती है मिलिट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर ओवर अदर कंट्रीज। फॉर एग्जांपल जो अभी रिसेंट में पहलगाम टेरर अटैक हुआ था तो इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट टेररिस्ट कैंप्स ऑफ पाकिस्तान, और ये डेमोन्स्ट्रेट करता है हमारी कंट्री की ग्लोबल लीडरशिप और पावर को।
लेकिन वहीं पाकिस्तान ने रिलाई किया फेक मीडिया के ऊपर टू एग्जैजरेट द मिलिट्री पावर्स, और उसने ड्रोन्स का भी यूज़ किया टू टारगेट सिविलियन एरियाज, और ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है उनका अनएथिकल कंडक्ट। और इस अनएथिकल कंडक्ट की वजह से ये हुआ कि काफ़ी सारे अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेज हो गए, जैसे कि प्रोलॉन्ग्ड कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलती रहती है। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जांपल्स लिखे हैं कंट्री के लिए, और फिर मैंने बताया कि कैसे कंट्रीज़ अपनी पावर का इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकती है फॉर ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोरिटाइजिंग डिप्लोमेसी, कोऑपरेशन एंड ह्यूमन राइट्स, और उनको इन्वेस्ट करना चाहिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, रिस्पेक्ट करनी चाहिए सोवरेनिटी और प्रमोट करना चाहिए पीस। जो पावरफुल नेशंस हैं वो एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं कि कैसे पावर को ग्रेटर गुड के लिए यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे हमारी छठे नंबर वाली जो क्रोनोलॉजी है कंट्री के लिए वो एंड होती है, और 7 पेजेस फिल हो चुके हैं। अब हम हमारी नेक्स्ट क्रोनोलॉजी जो कि इंटरनेशनल बॉडीज़ को लेके उस पर आते हैं कि जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं लाइक द UN, वो भी ग्लोबल एडवर्सिटी से ही उनका जो एस्टेब्लिशमेंट होता है वो ग्लोबल एडवर्सिटी से ही होता है, जैसे कि वॉर से हुआ या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका कि एनवायरमेंटल क्राइसिस से एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो लेकिन उनकी जो इफेक्टिवनेस और जो ट्रू कैरेक्टर है वो टेस्ट होता है जब उनके पास ग्लोबल पावर आती है। तो यहाँ पे मैंने UNSC का नेगेटिव एग्जांपल लिखा है कि कैसे वो फेल कर गई टू एक्सरसाइज इट्स पावर इफेक्टिवली इन प्रिवेंटिंग कन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर, सच एज अभी फिलहाल के कुछ सालों में रसिया यूक्रेन वॉर, इसराइल हमास कन्फ्लिक्ट, काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट चले हैं। तो डिस्पाइट UNSC के पास अपनी ग्लोबल गोल्स हैं, लेकिन फिर भी ये लैक कर रही है पावर और विल टू एनफोर्स इंटरनेशनल पीस। और फिर मैंने बताया कि इंटरनेशनल बॉडीज जो है उनको एम्पावर किया जाना चाहिए स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क्स, अकाउंटेबिलिटी और कलेक्टिव ग्लोबल विल से, ताकि वो उनके पावर्स को जस्टली यूज कर सकें। फिर मैंने एक पेज इसका NTV के लिए भी लिखा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो पावरफुल लोग हैं कि किसी भी पर्सन का कैरेक्टर टेस्ट करने के लिए ज़रूरी उस पर्सन का पावरफुल होना ही ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे भी हैं पर्सनैलिटीज़ के, लाइक मदर टेरेसा, मांझी द माउंटेन मैन, सुधा मूर्ति, जस्टिस फातिमा बीबी और रुकमाबाई, जिन्होंने की बहुत ही ऑर्डिनरी लाइव्स लिव की, बट स्टिल वो लोग एबल थे टू इंस्पायर मैनी पीपल थ्रू दियर एफर्ट्स एंड वैल्यूज। और ये सेम अप्लीकेबल होता है स्टेट्स के लिए। स्टेट्स के पास भी लेजिटिमेट पावर होती है टू गवर्न, लेकिन जो उनका ट्रू कैरेक्टर है वो रिफ्लेक्ट होता है उनके एक्शंस में। जैसे एक पर्सन का जो कैरेक्टर है वो टेस्ट होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही पजेस पावर और नॉट, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है वो उसके एक्शन से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्सन के पास पावर आ जाती तो उसका ट्रू कैरेक्टर रिवील हो रहा है, क्योंकि उसके पास एबिलिटी है टू इन्फ्लुएंस अदर्स। तो ये है मेरा NTV वाला पेज। और फिर लास्ट में मैंने कंक्लूड किया है कि इट इज़ राइटली सेड दैट जब एक पर्सन लूज़ करता है अपनी वेल्थ तो वो लूज़ करता है नथिंग, बट जब वो लूज़ करता है अपनी हेल्थ तो वो समथिंग लूज़ करता है, बट जब वो अपना कैरेक्टर लूज़ कर जाता है तो वो सब कुछ ही लूज़ कर जाता है। तो इसके साथ मैंने कंक्लूड किया है। और इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने पैरा को स्टार्ट करने से पहले स्पेस दिया है और 2 पैराज के बीच में भी स्पेस दिया है। ये मैंने आपको स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में भी बताया था। और मैंने ट्राई किया है कि इधर वाला जो लाइनें हैं उनके इधर मार्जिन है, और इधर भी आपको नोटबुक जो मिलेगी बेसिकली जो आंसर बुकलेट मिलेगी आपको मेंस के पेपर में, तो उसमें ये होगा कि यहाँ पे ऐसे लाइनें बनी होती हैं। तो आपको ये स्पेस जो है ये मार्जिन जो है ये बचा के रखना है, मीन्स ऐसे बिल्कुल सटा के नहीं लिखना है आपको वर्ड्स को। बिल्कुल ये जो आपको लाइंस दे रखी है उनमें आपको थोड़ा सा गैप रखना है। और कटिंग्स आपको कम से कम करनी है, मीन्स ना के बराबर रखनी है ताकि आपके मार्क्स ना कटे। और जो वर्ड्स हैं वर्ड्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको 85 से 100 के बीच में वर्ड्स रखने हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का डिस्कशन एंड होता है। आई होप कि आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।